बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी, मेरे साथ फैसल करीम कुंडी साहब मौजूद हैं। कुंडी साहब, मैं तो ये समझना चाह रहा हूं ना कि एक ओपन अपोजिशन जो है वो बनी DJISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस की वजह से तासुर बना, नून लीग की वजह से। देखिए मैं स्टेटमेंट से जो तासुर बना, नहीं सवाल सुन लें, उसका मतलब एंड रिजल्ट ये निकलता है कि उनके जो 8 लोग बाहर हैं उनमें से 5 पाकिस्तान लैंड करते हैं और वो बाहिफाजत बड़े आराम से असम्बली हॉल पहुंच जाते हैं। इसका मतलब यह है कि ज़बानी तो जो कुछ कहा गया, प्रैक्टिकली उनके इलेक्शन की राह में रुकावट नहीं डाली गई। नहीं है। देखिए मैं बताऊं कि वो उनके पास मेजॉरिटी थी, उनके पास कोई ऐसा वो नहीं था, मेजॉरिटी थी और उनका हक बनता था कि उनका CM आए। मैं खुद यहाँ से इस्लामाबाद गया, मैंने स्पीकर कौमी असम्बली से मुलाकात की, मैंने लॉ मिनिस्टर से मुलाकात की, मैंने ML वली से मुलाकात की, मैंने शेरपाव साहब से मुलाकात की, मैंने मौलाना फजल रहमान साहब से मुलाकात की, PTIP के डेलीगेशन से मैंने मुलाकात की। सबसे मैंने मशावरत की कि इस सिचुएशन में क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। किसी से मैंने नहीं कहा कि आप अदम एतमाद करें या आप आगे हो जाएँ या आप हम लोग को सपोर्ट करते हैं। सब ने मुझे बड़ा पॉजिटिव जो है इसके ऊपर वो दिया और हमने कहा कि हम इसको जो है वो जमहूरी तरीके से जो भी कॉन्स्टिट्यूशन है हम उसको फॉलो करेंगे, उस चीज़ को देखेंगे। सही। अच्छा, इस दौरान जो इल्ज़ामात लगे, हमने तो यहाँ तक यानी कि मुख्तलिफ जो बयानात दिए गए, वफाकी वज़ीर इत्तलात से लेकर इरफान सदीकी साहब से लेकर परवेज़ रशीद साहब से लेकर बहुत सारे जो बयानात दिए गए, आपके सूबे से उनका ताल्लुक़ है, आप एक इन्फॉर्म्ड ऑफिस में बैठते हैं, ज़रा हमें समझाएं। ये तासुर बनाया गया कि यहाँ तक कि वो कोई मनशियात का कारोबार करते हैं, उनके तालिबान के साथ लिंक्स हैं। क्या इन इल्ज़ामात में कोई हकीकत है? देखिए उन्होंने शायद दिए हो, मुझसे मशावरत के बगैर दिए हैं। दूसरी बात यह है कि उन्होंने जो अगर उनके पास ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होगी या उन्होंने सोशल मीडिया पे उनके जो है वो देखे होंगे अपने तकरीर, उससे उन्होंने मुआवजा किया होगा। लेकिन मुझसे उन्होंने कोई मशावरत नहीं की। उन्होंने अगर इल्ज़ामात लगाए और इतने बड़े बड़े इल्ज़ामात लगाए तो उनके खिलाफ FIR हो जानी चाहिए थी, नहीं हो सकती। नहीं, देखिए अगर इतने बड़े बड़े इल्ज़ामात लगाते हैं तो फिर वो आज़ाद क्यों फिर रहा है? यानी आपने हायर एजुकेशन का मिनिस्टर जिसको अपने सूबे में बनाया हुआ था, अगला मेरा सवाल यही था कि अगर ये इन्फॉर्मेशन दुरुस्त है कि एक शख्स जो है वो मनशियात का कारोबार करता है या वो तालिबान के साथ उसके इस तरीके के लिंक्स हैं और इस सूबे में दहशत गर्दी का जिम्मेदार है, तो फिर उसको आपने हायर एजुकेशन का मिनिस्टर कैसे रहने वो भी छोड़ दें। अगर इतनी वेल इन्फॉर्म्ड है तो FIR क्यों नहीं करते, अंदर क्यों नहीं कराते? और वो MPA भी कैसे बन सकता है? नहीं तो फिर आप इसके ऊपर कर देना, उसको अंदर करा दें। सही, चलें यहाँ तक तो आ गया ना इस मामले पे। लेकिन इस पूरे प्रोसेस में आपने देखा होगा कि मीडिया पे मेरे स्टेटमेंट्स भी देखे होंगे, कभी हमने ये नहीं कहा कि देखें मैं क्यों कहूँ कि आप मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगे मैं लगाऊँ। अगर मेरे पास आपके खिलाफ प्रॉपर इल्ज़ामात हैं तो मैं तो कोर्ट से रब्ता करूँगा या FIR आपके खिलाफ काटूँगा। फिर बोलूँगा ये है, इसके उस पर आप इसको ख़त्म कर दें। कौन ख़त्म करेगा? ज़बानी कलामी प्रेस कॉन्फ्रेंस से तो कोई ख़त्म नहीं होता। जैसे हमारे PTI के दोस्त हैं, वो जल्द से जुलूसों से अपने बानी चेयरमैन को आज़ाद कराना चाहते हैं या इस्लामाबाद में जल्द से जुलूस करें, चढ़ाई करें, सुबह बंद करें, तो वो तो कोर्ट से आज़ाद होंगे। तो प्रॉपर फोरम पे अगर हम रब्ता करते हैं जिसके पास भी जो इल्ज़ामात हैं तो मैं समझता हूँ कि वो अच्छा होगा। आपने पहला स्टेटमेंट तो उनका देखा था ना, फ्लोर ऑफ द असेंबली, उन्होंने कहा मैं इश्क़ इमरान में मारा जाऊँगा। देखें उसको इश्क़ इमरान क्यों है? एक ISF का स्टूडेंट लीडर, फर्स्ट टाइमर MPA, कोई इतने अच्छे मतलब अच्छे मैं कहूँगा कि इतने पॉलिटिकल बैकग्राउंड से उनका ताल्लुक़ नहीं था और 1.5 साल में अगर वो CM बन जाता है तो उसके पार्टी के चेयरमैन की ऊपर मेहरबानी है। नहीं तो ये अच्छी बात नहीं है कि एक आम वर्कर जो है वो, अगर वो अब ये नहीं कहेगा तो क्या बोलेगा? बोझ इमरान बोलेगा। सही, तो ठीक है, उन्होंने कहा कि मुझे उस पर, और मैं समझता हूँ कि पार्टी कैसा है। मैं कहता हूँ कि मेरी पार्टी का मेरे ऊपर एहसान है। अब आ जाए ज़रा थॉर्नी सब्जेक्ट पर। दहशत गर्दी का मामला एक इतना क्रॉनिक इशू इस सूबे का। आपने मेरे प्रोग्राम में भी स्टेटमेंट्स दी थी, आपने कहा कि DI खान में वज़ीर आला के अपने शहर में मगरिब के बाद बाहर नहीं निकल सकते, असर के बाद और भी मुख्तलिफ इलाके हैं जो नो गो एरिया बन चुके हैं दहशत गर्दी की वजह से। अब 2 पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं इस वक्त। रियासत का पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि हमने इनको कुचलना है, हमने इनको क्रश करना है। हमने ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम 70-78 सालों में हमने दोनों पॉलिसीज़ रखी हैं। कभी हम टॉक्स के ऊपर यकीन रखते रहे हैं, कभी हम उनके खिलाफ ऑपरेशंस करते रहे हैं। हमारे लिए तो दोनों ही सक्सेसफुल नहीं हुई। अब मसला ये आ गया है कि सूबे के चीफ मिनिस्टर और उनकी पार्टी जिसके पास मैंडेट है, उसका पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि हमने दहशत गर्दों के खिलाफ एक ऑल आउट बड़ा इस किस्म का ऑपरेशन नहीं करना जिससे कोलेट्रल डैमेज हो, हमें बातचीत का रास्ता इख्तियार करना चाहिए। ये मसला कितना बड़ा इशू बन सकता है आगे चल के वफाक के और सूबे के दरमियान?
देखिए मसला डेफिनेटली बनेगा, हमारे सूबे के हालात भी इतने अच्छे नहीं हैं और हमारे सूबे में जो सिचुएशन है इस वक्त लॉ एंड ऑर्डर की, चाहे वो मर्ज डिस्ट्रिक्ट्स की है, चाहे वो सेटल्ड एरिया की है, अफ़गानिस्तान के साथ अगर आप हमारे सूरत हाल देखें इस वक्त जो चल रही हैं वो भी कोई इतने अच्छे नहीं हैं। और मैं समझता हूँ कि जो पाकिस्तान के आइन को नहीं मानता, जो पाकिस्तान के कानून को नहीं मानता, उनके ख़िलाफ़ डेफिनेटली उनसे बातचीत भी नहीं हो सकती, उनके ख़िलाफ़ इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन भी होंगे, हो भी रहे हैं। आप देखें जो हमारे फ़ौज को, हमारे पुलिस के नौजवानों को, FC के नौजवानों को शहीद कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि नहीं इनके साथ बातचीत होनी चाहिए। फिर आप देखें कि बातचीत भी हुई, जिरगा जो भी बना वो भी उसको भी वो नहीं मानते। अब हमें हमारे हर बंदा हमें आ रहा कहता है कि हमारे सूबे के हालात ख़राब हैं, हमें अमन चाहिए लेकिन इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन भी नहीं चाहिए। तो मुझे बताएं कि हमारे रियासती इदारों के पास अलादीन का चिराग तो नहीं है ना। आपको अगर अमन होगा तो उसके लिए डेफिनेटली इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन होंगे और हम उसको सपोर्ट करते हैं हमारे सूबे में अमन की। आज आप देखें कि अफ़गानिस्तान में जिस तरीके से इंडिया और इसराइल के सपोर्ट से ख़वारिज जिस तरीके से पाकिस्तान पे हमले कर रहे हैं, चीज़ें कर रहे हैं, हमने उन लोगों को कितने साल पाला और उसके बाद जो है आप देखें कि आज हमें ये उसका सबक मिल रहा है। पाकिस्तान ने देखें किस तरह रिस्पॉन्ड किया। हम इंडिया जैसे दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं, तो ये तो हमारे लिए कोई चीज़ नहीं। सही। अच्छा मुझे ये बताएं कि आज दो हैरान कुन स्टेटमेंट्स आए हैं, एक है बैरिस्टर सैफ का और फिर बैरिस्टर गौहर का। दोनों ने इमरान खान से जिसकी मुलाकात हो रही है, एक इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट आ रहा है। बैरिस्टर सैफ कहते हैं कि इमरान खान ने कहा है कि अगर उन्हें पैरोल पर रिहाई मिली तो वो अमन के क़याम और तनाज़ात के हल के लिए अपना किरदार अदा करेंगे। बैरिस्टर गौहर ने दावा किया है कि इमरान खान ने कहा है कि आप मुझे पैरोल पर रिहाई दीजिए, अफ़गानिस्तान का मसला हल करता हूँ। ये मामला उस तरफ जा रहा है। किसको कहा है? अपनी पार्टी के लोगों को कहा है। वो क्यों इस तरह किस्म का तासुर देंगे? तो बड़ा टफ स्टैंड था ना। नहीं तो वो इसको रिहाई कौन देगा? पैरोल पे रिहाई कौन देता? अदालत देगी ना। अदालत पैरोल पे रिहाई देखिए तो उनका अपना मसला है। गौहर अली खान की बात पे तो मैं, क्योंकि उनके पार्टी के चेयरमैन, तो कुछ बात कर सकता हूँ। बताएं। नहीं, वो कहते हैं कि अफगानिस्तान के मामले पर मैं अपना किरदार अदा कर सकता हूँ। आई डोंट थिंक सो। अफगानिस्तान के मामले में जो उनका किरदार, आप मुझे बताएं कि 2013 में जो एक पुरअमन हुकूमत हमने उनके हवाले की थी, आज उन्होंने इस सूबे का क्या हाल किया? उस वक्त तो वज़ीर आज़म भी थे और वो स्टैट्स उठाते हैं, वो कहते हैं ये ग्राफ देखें, हमारे दौर में सबसे कम हमले थे, दहशतगर्दी सबसे कम। अभी देख रहे हैं 2013 से लेकर हमने एक पूरा मनसूबे के हवाले जब किया था, उससे और आज तक के हालात देख लें क्या थे, उससे पहले क्या था जब मैंने पूरा मनसूबा किया। तो मैं गौहर अली खान क्योंकि उनके पार्टी के चेयरमैन बात कर सकता हूँ और दूसरे शख्स पे तो हम क्या कह सकते हैं कि वो किस वक्त किस किश्ती में होंगे। अच्छा, मरीम नवाज साहिबा पर आने से पहले मुझे मशवरा आपसे सुनना है जो सुहेल आफरीदी के लिए आप मशवरा देना चाहिए। मैं समझता हूँ मेरी आज उनसे बड़े अच्छे माहौल में मुलाकात भी, उनकी पार्टी लीडरशिप मौजूद, और मैं उनको कहा है कि हमें चाहिए कि हम मिलकर सूबे की अमन के लिए, सूबे की तरक्की के लिए और सूबे की खुशहाली के लिए हम काम करें। पॉलिटिकल चीज़ें भी होती हैं, उसको भी साथ साथ आप अपना लेकर चलें। पॉलिटिकल अपनी पार्टी है चीज़ें, लेकिन जो हमारे संजीदा इशू हैं, चाहे हमारे वफाक के साथ मसाइल हैं, हमारे जो वसाइल हैं, चाहे वो गैस है, चाहे पानी है, चाहे बिजली है, इनकी रॉयल्टीज़ की बात हो, NFC की बात हो, मर्ज डिस्ट्रिक्ट की और बड़ी जिम्मेवारी है कि मर्ज डिस्ट्रिक्ट जो मैं वादा किया था उन लोगों से कि 100 अरब रुपये सालाना खर्च करेंगे आपके ऊपर 10 साल के लिए, 8 साल हो गए जो हुआ है, उसके लिए मैं क्या मिलजुल कर जो हमें सूबे के लिए काम करना चाहिए। बाकी पॉलिटिक्स चलती रहेगी, करते रहेंगे। अली अमीन गंडापुर से कितनी मुलाकातें हुई थी वो जब चीफ मिनिस्टर थे? मजबूरी में होती रहती थी, इक्का दुक्का ही हुई। हाँ, जब कोई ओवरटेकिंग हो जाती थी, मजबूरी होती थी, चाहे कैबिनेट की अलहदा से जो एक वज़ीर आला और गवर्नर के दरमियान मुलाकात होती है, कभी नहीं हुई। ऐसा आ जाते थे जब ओवरटेकिंग चीफ जस्टिस की थी, 3-4 लगभग 1.5 साल से कुछ जायद का वक्त अली अमीन गंडापुर ने एज चीफ मिनिस्टर गुजारा, उसको कैसे डिफ़ाइन करेंगे? मैं समझता हूँ कि आज PTI के लोगों में जो खुशी थी उससे आपको उसका जवाब मिल जाएगा। आप भी खुश हैं? क्या चीज़? आप भी खुश हैं उनके जाने से? देखिए, मैंने कहा था ना कि उनको दुश्मन की ज़रूरत नहीं, खुद ही जाएंगे। आपने शेर लिखा था ना, आपने कहा कि क्यों उदास रहते हो सर्दियों के शामों में, इस तरह तो होता है इस तरह के। तो मैंने उनको तशबीह दी उनके करतूतों से, उनके करतूत थे तो उनके साथ तो ये होना था। नहीं, उनके ऊपर करप्शन के कोई इल्ज़ाम तो नहीं थे या है? तो फिर मीर सादिक और मीर जाफ़र का इल्ज़ाम है, करप्शन के इल्ज़ाम है उनके ऊपर। देखिए, उन्होंने बताया नहीं, मैंने इसलिए तो बुलाया था कि बताएं कि आप मीर सादिक मीर जाफ़र का किरदार अदा कर रहे थे, करप्ट थे या इनकॉम्पिटेंट थे। 3 चीज़ों पे निकाला जाता है ना। तो वो 12 अजला से फलांगते हुए पेशावर में असेंबली में नमूदार हुए थे, ये भी तो एक बड़ी कॉम्पिटेंट थे, मतलब है। फिर 2 चीज़ें रह गई, फिर मीर सादिक मीर जाफ़र होंगे या फिर करप्ट होंगे। सही, कॉम्पिटेंसी तो हमने बता दी है ना।
सही। अदरवाइज़ जो मंजरनामा है, अभी आपके पास तो इतलात की जिम्मेदारियाँ आप नहीं हैं, कुछ वक्त पहले तक तो आप सेक्रेटरी इतलात भी थे अपनी जमात के। पहले तक अब आपके दोस्त अब नदीम अफजल चंद, आपको बहुत ज़्यादा खबरें होंगी। नदीम अफजल चंद साहब हैं, तो वो बस ये पूछना था, वो उंगलियां तोड़ने के कोई बयानात आए थे, फिर दोस्ती भी हो गई, दोबारा से मामलात क्या तय पा गए कि पंजाब की तरफ कोई उंगली उठाएगा तो वो उंगली तोड़ देंगे। वो आप लोग तनकीद कर रहे थे ना सैलाब वाले मामले पर। आई डोंट थिंक सो कि ऐसे पॉलिटिकल स्टेटमेंट होती रहती हैं, चीज़ें होती रहती हैं। मैं नहीं समझता कि ऐसे कोई हो सकता है। मामला तो बड़ा सीरियस हो गया। पंजाब में ये फिल्मी डायलॉग बहुत ज़्यादा चलते हैं, लोग खुश होते हैं फिल्मी डायलॉग सुन के। अच्छा, ये फिल्मी डायलॉग थे, मरीम नवाज साहिबा जो अदा कर रही थी, हर दूसरे दिन एक जगह पर इलेक्ट्रिक बस का इफ्तिताह करते हुए कभी उंगलियां तोड़ने की बात कर रही थी, कभी कह रही थी कि जनाब मैं तो आसिफ अली जरदारी साहब को बुज़ुर्ग समझती हूँ, वो लगाम डालें वो इनको अपने तर्जुमानों को। मैं कहता हूँ कि अच्छी बात है कि रेस्पेक्ट करती हैं वो आसिफ अली जरदारी साहब का, लेकिन इस रेस्पेक्ट में ये भी होना चाहिए कि जब प्रेसिडेंट साहब आते हैं तो चीफ मिनिस्टर उसको रिसीव करते हैं एयरपोर्ट पे। ठीक है, अगर वो उन पे नागवार गुजरती है तो चीफ मिनिस्टर कॉल ऑन भी करते हैं। हम हमारे जब प्राइम मिनिस्टर जाते हैं तो हमारे चीफ मिनिस्टर जो है उनको हर जगह पे रिसीव भी करते हैं, और उनकी जो मीटिंग्स जो होती हैं उनमें जिसमें ज़रूरत होती है उसमें बैठते भी हैं, जिसमें नहीं होती इमरान खान को भी रिसीव करते थे, बाकी तो छोड़ें। तो ये एक आपको दिखाता है कि आप कितने वज़ादार लोग हैं। तो वो अब आप अपनी जमात के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी को वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान देखना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं? इंशाल्लाह बहुत जल्दी, बहुत जल्दी। जो कुछ शहबाज शरीफ साहब ने डोनाल्ड ट्रंप के साथ कर दिया है, उसके बाद बिलावल भुट्टो ज़रदारी का तो बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि दूर दूर तक इम्कान ही कोई नहीं है ना। शहबाज शरीफ साहब ने जो काम कर दिया ये तो कोई कर ही नहीं सकता। देखिए अच्छी बात है, प्राइम मिनिस्टर साहब एक अच्छा एक रोल प्ले कर रहे हैं, और आपने जंग के बाद जो महाज पे देखा जिस तरीके से सफारती महाज पर वज़ीर-ए-आज़म साहब और फील्ड मार्शल साहब को आपने देखा कि मुख्तलिफ ममालिक का दौरा किया, और इस पाकिस्तान को एक भुट्टो की ज़रूरत पड़ी शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो और बेनज़ीर भुट्टो के बाद बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की सूरत में, जिन्होंने पार्लिमानी डेलीगेशन लीड किया, दुनिया में पाकिस्तान और कश्मीर का मुकदमा लड़ा। और आपने मीडिया के जरिए भी देखा कि जब बुखारी कहते हैं साजिशें कर रहे थे, इवन बतौर वज़ीर ख़ारजा साजिशें कर रहे थे। बात तो मुकम्मल कर रहे हैं, थोड़ा सफ़र करें जी प्लीज़। आप बड़ी जल्दबाज़ है, मेरे पास बहुत टाइम है आपके लिए। सही, ठीक है। तो उसके बाद जो है जब उन्होंने मुकदमा पेश किया तमाम पॉलिटिकल पार्टी साथ लेकर, फिर उसके बाद आपने देखा कि मीडिया में जिस तरीके से उन्होंने पाकिस्तान का केस रिप्रेजेंट किया इंडिया के ख़िलाफ़, वो भी आपके सामने था। और मुकाबला हमारा किसी सूबे के साथ नहीं है, आपने बिलावल साहब की सूबे, हमारा जो है मुकाबला वर्ल्ड उसके साथ है। और उसमें बुखारी साहब का अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है, वो उनका हो सकता है, लेकिन आप जाके वज़ीर-ए-आज़म के काबीना का जो मिनिस्टर थे, आप वज़ीर-ए-आज़म साहब से पूछे कि आपके वज़ीर ख़ारजा कैसे थे, वज़ीर-ए-आज़म से पूछें। लेकिन अगर वज़ीर-ए-आज़म इतना अच्छा काम कर रहे हैं तो फिर हमें ज़रूरत ही क्या है कि हम बिलावल भुट्टो ज़रदारी को या किसी और शख्स को वज़ीर-ए-आज़म देखें या PTI के? देखें, जब भी मेजॉरिटी जिस पार्टी के पास भाई उनका जमहूरी हक़ है कि वो अपना वज़ीर-ए-आज़म लेकर आएँ। हमारे पास जिस मेजॉरिटी है कि हमारा जमहूरी हक़ है, इस वक्त मेजॉरिटी PMLN के पास है, उनका जमहूरी हक़ है कि वज़ीर-ए-आज़म उनका हो। जिस पार्टी के पास भी मेजॉरिटी होगी तो उनको वज़ीर-ए-आज़म है। सही। अच्छा, बस फाइनली मुझे दो चीज़ें बता दें। एक ये कि निज़ाम यही चलेगा अगले 10 साल, वो 10 साल का प्लान की बात चल रही है। देखिए, मैं पॉलिटिक्स डे टू डे अफेयर, अच्छा, मैं आपको ये सामान 100 बरस का है, पल की खबर। मैं आपको नहीं बता सकता हूँ कि अगले इलेक्शन में क्या होगा या 10 साल बाद क्या होगा, और मैं बड़े बोल भी, खुदा मुझे माफ़ कर, नहीं बोल सकता। जो लोग पहले कहते थे हम 10 साल का, तो आप सो जाएँ सत्तू पी के, 10 साल बाद बात करेंगे। एक मुश्किल सूरत इनमें से एक की आपने ट्वीट भी सुना दी थी, जो हमें बार बार ताने देते, अब 10 साल ये कर दें, हम ये कर देंगे। आज उसको किसी पार्टी में कुछ जगह नहीं मिल रही। अब एक मुश्किल सूरत हाल में कुछ 1.5 साल गुजारा अली अमीन गंडापुर ने, ये जो चीफ मिनिस्टर हैं ये टेन्योर पूरा कर लेंगे? देखें, आप तो आज उन्होंने हल्फ लिया है, कुछ दिन सब्र करें, देखते हैं कि उसका क्या चीज़ है क्या नहीं है। प्रेशर उनके बहुत है। ऐसे हम जब उनकी पार्टी के डेलीगेशन यहाँ पर आया था, तो कह रहे थे कि हम मिलकर चलाएंगे, ये करेंगे, माजी में हमसे गलतियाँ हुई जो भी हैं। लेट्स सी, कुछ दिन देते हैं, पता चल जाएगा। जब मैदान में जब मैदान में घोड़े दौड़ते हैं तो पता चलता है कौन सा घोड़ा। एक नशिस्त उधार रही। बहुत बहुत शुक्रिया। फैसल करीम गुंडी साहब हमारे साथ मौजूद थे। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।